Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। ओके, इस हेडिंग में हम लोग बोर्स मॉडल की कमियों को पढ़ेंगे कि बोर्स मॉडल में क्या कमियां रह गई थी। इनमें कोई संदेह नहीं है कि हाइड्रोजन एटम का बोर मॉडल रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल से बेहतर था। हाइड्रोजन एटम तथा इसके अन्य आयन जैसे He+, Li2+, B++ इत्यादि के लाइन स्पेक्ट्रम और स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन कर सकता था, लेकिन बोर का मॉडल निम्नलिखित पॉइंट्स पर एक्सप्लेनेशन नहीं कर सका। वो कौन से पॉइंट्स हैं? ये सारे लाइन से दिए हुए हैं। ओके, तो बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम वाज नो डाउट एन इम्प्रूवमेंट ओवर रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ये बोर्स मॉडल रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल का एक इम्प्रूवमेंट था, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, एज इट कुड अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर सकता था और किया भी। ओके, एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस He+, Li2+, B++ एंड सो ऑन, इनका भी किया। हाउएवर बोर्स मॉडल वाज टू सिंपल, लेकिन फिर भी बोर्स मॉडल बहुत ही सिंपल था। टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन के लिए वो बहुत सिंपल था, माने इन पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं कर सका। वो कौन से पॉइंट हैं? इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स। अब ये क्या चीज़ है? ये फेल हो गया फाइनर डिटेल देने में। डबलेट, दैट इज टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व। इसको क्लियर करिए ऐसे। एक लाइन है ये एक लाइन अगर आप जो है ये एक लाइन अगर आप जो है इस तरह से देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इसको जूम करके समझिए बात को, यहाँ जो है इस तरह से नहीं, तो ये जो एक लाइन दिख रही है ये कुछ इस तरह से है, ऐसे। तो ये दूर से देखने पर ये वैसे तो ये दो लाइन है, लेकिन ये दूर से देखने पर एक नजर आ रही है। ओके, तो ये सिंपल लाइन जो नजर आ रही है ये वास्तव में दो लाइन से बनी हुई, इसको आप दूर से देखेंगे तो सिर्फ एक ही लाइन नजर आएगी। ऐसे बहुत सारी लाइन, ये फाइनर डिटेल बोलते हैं इसको, फाइन, ये फाइन लाइन हो गई। अब ये इतनी लाइन सारी दिख रही हैं, लेकिन इसको हम बहुत दूर से आपको दिखाएं तो ये सारी लाइन आपस में अलग अलग ना होकर के ये एक ही नजर आती हैं। ठीक है, तो ये तो अलग बात है कि ये जूम करने से या नज़दीक आने से ये आपको क्लियर दिख रही हैं। तो ये जो है एक लाइन में इस तरह से लाइन का स्प्लिट होना, इनसे पूछा गया कि ये एक लाइन जो थी उस लाइन में ये बहुत सारे स्प्लिट क्यों मिल रहे हैं, ये और ज़्यादा एक में दो क्यों मिल रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से एक में दो क्यों मिल रहे हैं, इसका जवाब ये नहीं दे पाए। ठीक है, तो वही यहाँ पर समझाने का प्रयास हो रहा है कि इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स डबलेट, कि एक लाइन में दो लाइन कैसे आ रही, दैट इज टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन। टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन मीनिंग क्लियर हो गया, समझ गए? ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व, ये एक लाइन में दो कैसे जो है मिल रही है, इसको जो है ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, मतलब कि इतनी सोफिस्टिकेटेड माने होता आधुनिकतम, बहुत ज़्यादा मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक लगाया गया। ओके, तो ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये एक लाइन स्प्लिट क्यों कर जाती है दो लाइनों में। क्लियर?
तो ये बात जो है लाइन स्पेक्ट्रम में ये स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अच्छा, इतना ये फर्स्ट पॉइंट आप बता सकते हैं कि ये एक लाइन में दो लाइन बन जाती है, स्प्लिट हो जाती है, इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया। दूसरी बात आप ये भी बता सकते हैं कि इनके मॉडल में क्या कमियां थी। दिस मॉडल इज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। ये दूसरे जो हाइड्रोजन के अलावा जो थे He+ और दूसरे जो थे उनके मॉडल के बारे में भी ये जो है स्पेक्ट्रम के बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो दिस मॉडल इज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अपेक्षा जो दूसरे थे उनको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फॉर एग्जाम्पल क्या नहीं कर पाया? उदाहरण के लिए हीलियम एटम व्हिच पजेज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम एटम जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। तो इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हैं? 2। तो पजेज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। फर्दर बोर्स थ्योरी वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ओके, आगे देखें, बोर्स थ्योरी वाज आल्सो अनेबल। बोर्स थ्योरी यहां भी अनेबल थी क्या? टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो स्पेक्ट्रल लाइन को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, ओके, तो ये वहां भी स्प्लिट कर गई। माने एक मोटी लाइन महीन महीन लाइनों में स्प्लिट कर जाना। ठीक है, तो इनसे पूछा गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये स्पेक्ट्रल लाइन क्यों स्प्लिट कर जा रही हैं, महीन महीन लाइनों में क्यों जो है टूट जा रही हैं, दिखाई दे रही हैं। जैसे हर एक लाइन में महीन लाइन, पतली पतली लाइन। ठीक है, तो जो है जैसे आपको झाड़ू कोई दूर से दिखाए तो वो दूर से एक डंडे जैसा नजर आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप नजदीक आते जाएंगे तब आपको लगेगा कि इसमें जो है बहुत सारी तीलियां हैं। ठीक है, झाड़ू में बहुत सारी तीलियां हैं, तो ये आपको नजदीक आने पर पता चलेगा। लेकिन आप दूर से केवल जो है बता रहे हैं कि नहीं कोई एक डंडे जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये तो आप जब इतना ज़्यादा नज़दीक आए तब आपको पता चला। तो वही चीज़ है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो ये जो है स्पेक्ट्रल लाइन पतली पतली महीन महीन लाइनों में स्प्लिट कर गई। ठीक है, तो इनसे पूछा गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर जो ये स्प्लिटिंग हुआ इसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। अच्छा, इसको शॉर्ट में आप कहना चाहो कि क्या नहीं कर पाए तो बता दीजिए कि बोर्स जो थ्योरी है वो जीमान इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो जीमान इफेक्ट है क्या? जीमान इफेक्ट यही है कि आप जो है जो स्पेक्ट्रल लाइन है, देखिए द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्पेक्ट्रल लाइन को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो स्प्लिटिंग होती है तो इसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब रखेंगे तब जीमान इफेक्ट। लेकिन यही चीज अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखते हैं तो वहां भी स्प्लिटिंग होती है, तो उस टाइम नाम थोड़ा बदल देते हैं, उस टाइम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो है ये थ्योरी जीमान और स्टार्क इफेक्ट को जो है नहीं बता पाती है। लेकिन आप जो है अगर आप क्लियर करना चाहो कि जीमान इफेक्ट क्या है, तो जब स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जीमान इफेक्ट, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो स्टार्क इफेक्ट। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, उल्टा बोल देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक दे दें हैं, तो उस ट्रिक से याद रखिएगा, नहीं भूलेंगे। जैसे जो है स्टार्क बोला गया, स्टार्क के बजाय आप मन में बोलिएगा स्टार्क मीन्स स्पार्क। ठीक है, तो स्पार्क जो है चिंगारी कहाँ निकलेगी? जहाँ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मटेरियल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का मामला होगा वहाँ स्पार्क निकलेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्पार्क याद रखिएगा, ये ट्रिक है। तो स्पार्क तो स्टार्क, और दूसरा कोई दिक्कत ही नहीं, फिर वो जीमान मैग्नेटिक में चला ही जाएगा। तो इस तरह से ये आपको क्लियर हो गया होगा इतना पॉइंट। अगला देखिए अब, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड। आप सबको पता है कि जब एटम जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो क्या बनाते हैं? वो
मॉलिक्यूल बनाते हैं, एटम क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ओके, तो आपको ये बात पता है पहले से, हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम, तो एटम और एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। अच्छा, मॉलिक्यूल और एटम में तो डिफरेंस पता है ना, जैसे H2 है, H2 और 2H में क्या अंतर है, तो H2 ये मॉलिक्यूल है और H ये क्या है, ये एटम है। तो एटम और एटम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो इनसे पूछा गया कि ये क्या प्रोसेस है, ये कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि एटम और एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, तो ये थ्योरी ये भी नहीं बता सकी। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम, ये एटम की क्षमता को नहीं बता सकी, क्या, टू फॉर्म मॉलिक्यूल, कैसे वो मॉलिक्यूल बना लेता है बाई केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के द्वारा। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। उम्मीद करते हैं आपको ये जो है इनकी कमियां समझ में आई होंगी। इन अदर वर्ड्स, टेकिंग इनटू अकाउंट द पॉइंट्स मेंशन्ड अबव, जो ऊपर पॉइंट दिए हुए हैं, वन नीड्स ए बेटर थ्योरी व्हिच कैन एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम। अब ये बताइए, आपका तो केवल हाइड्रोजन से काम चलना नहीं है, इतने ज़्यादा एलिमेंट हैं, इतने ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन बन गए, तो क्या बोर्स थ्योरी, बोर्स मॉडल पर रोक दिया जाए, या कोई ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं किसी और मॉडल की भी ज़रूरत है, इससे काम नहीं चल रहा है, तो आगे साइंटिस्ट रुकने वाले थोड़ा ना है, उनको ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। तो वो क्या करेंगे कि वो किसी नए मॉडल की ओर चल दिए। तो आपको तो जनरली यही इतना पता था ना कि जो है थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, फिर उसके बाद बोर्स मॉडल, उसके आगे आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो अब क्या है कि इसके आगे पढ़ेंगे और आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ आप नहीं जानते हो। यहाँ आप देखोगे आगे कि ये सब जो चीज़ें बताई जा रही हैं, इसमें बहुत सारे में अभी अगला मॉडल आएगा उसमें भी बहुत सारी कमियां मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये ऐसे बढ़ रहा है आगे, लेकिन यह है कि जो भी मिल रहा है वो सब अच्छा मिल रहा है, कुछ ना कुछ जानकारी दे ही रहा है। थॉमसन मॉडल भले ही जो है वो बहुत कम जानकारी दिया, क्योंकि कुछ तो वो भी बताया। रदरफोर्ड मॉडल से भी हमको बहुत कुछ मिला, ऐसे बोर्स मॉडल से भी हमको बहुत कुछ मिला। ठीक है, तो इस तरह से हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही। तो यहाँ से हमें जो है बहुत सारे चीज़ों पर आगे और ध्यान देना है। ओके, तो अब ये प्रॉब्लम को लेकर के एक नए मॉडल की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब नए मॉडल के बारे में। तो एक बार हम फिर से ये बता दें कि ऊपर की सारे लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे प्रिंसिपल की आवश्यकता है, रूल की आवश्यकता है, जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स एटम के स्ट्रक्चर के जो है मेन कैरेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन कर सके। ओके, तो इस तरह से हमें इसकी भी ज़रूरत है। अब हम आगे पढ़ेंगे टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। हमारी हेडिंग है टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। तो ये जो हेडिंग है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, ये आप लोग जो है इससे पहले नहीं जानते थे, और बहुत सारी चीज़ आप जानते भी हो। तो जो जानते हो उसमें आप देखेंगे यहाँ बहुत चेंज आएगा, तो यहाँ आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ मिलेंगी। तो टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, ये हमारी हेडिंग है। इन व्यू ऑफ द शॉर्ट कमिंग ऑफ द बोर मॉडल, ओके, बोर मॉडल की कमियों को ध्यान में रखते हुए एटम के लिए अधिक उपयुक्त और साधारण मॉडल के विकास के प्रयास किए गए। इस प्रकार के मॉडल के निर्माण में जिन दो महत्वपूर्ण फैक्ट का अधिक योगदान रहा वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, नंबर 1 ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर, और नंबर 2 हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
तो यहां देख लीजिए क्या लिखा है, इन व्यू ऑफ द शॉर्ट कमिंग ऑफ द बोर्स मॉडल attempts were made to develop a more suitable and general model for atom. ओके, तो इन सब कमियों को ध्यान में रखते हुए एक सुटेबल और जनरल मॉडल ऑफ एटम के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स व्हिच कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, दो पॉइंट्स को ध्यान में रख करके हम लोग ये हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। व्हिच कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सच ए मॉडल वर, इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रख करके हम लोग आगे अब बढ़ेंगे और नए मॉडल की तरफ कि क्या हमको मिल रहा है। वो है पॉइंट्स ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हम लोग पढ़ेंगे ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर। नाम से ही पता चल रहा है कि ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर। ड्वेल मीन्स दो, बिहेवियर माने व्यवहार, ऑफ मीन्स का या की या के, मैटर मीन्स पदार्थ या मटेरियल, दुनिया का सारा चीज। ठीक है, तो दुनिया के सारे चीज में आपके हाथ में पेन होगी, कॉपी होगी, बुक होगी, ये सब मैटर है। ठीक है, तो इनके अंदर दो व्यवहार होता है, लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग है, जो है आप परेशान हो जाओगे कि ये कैसे सर, जो है आपके हाथ में जो बुक है वो भी दो व्यवहार दिखा रही है, उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सारा चीज है, वो भी तो मैटर है। तो ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है कि कौन सा दिखाएगा कौन सा नहीं दिखाएगा। ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर ये जनरल लिखा हुआ है। मैटर माने दुनिया का सारा पदार्थ, सारी चीजें क्या दिखाती हैं, दो व्यवहार दिखाती हैं। ठीक है, ड्वेल बिहेवियर दिखाती हैं। अब दो व्यवहार आप पहले से भी जानते हो हमारे पिछले वीडियो में कि एक व्यवहार वो पार्टिकल नेचर का दिखाती हैं और दूसरा व्यवहार वो जो है वेव नेचर का दिखाती हैं। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, हम लोग वही चीज यहां थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर क्लियर। तो लेकिन ये आप देख नहीं पाते हो केमिस्ट्री में, जो है ये चीज देखने में आप अगर ऐसा देख पाते तो आपको बड़ा अच्छा लगता, लेकिन आप वेव कैसे देख पाओगे, मैटर के अंदर, पेन के अंदर कैसे घुस के उसके कणों से कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम आपको पूरी तरह से समझाने का और सेटिस्फाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, समझ में आएगा। तो ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर, जैसा कि पिछले वीडियो से आपको बहुत सारे जो है नॉलेज आप ले रखे हैं और यहाँ पर उसी में हम आगे बढ़ाते हैं। द फ्रेंच फिजिस्ट डी ब्रॉगली इन 1924 प्रपोज दैट, तो डी ब्रॉगली ने 1924 में प्रपोज किया था दैट मैटर लाइक रेडिएशन शुड आल्सो एग्जिबिट ड्वेल बिहेवियर। मैटर तो है ही, लाइक रेडिएशन, अब यहां पर स्पेशल कर दिए लाइक रेडिएशन। रेडिएशन में आप क्या समझ रहे हो, हीट रेडिएशन, अब क्या समझ रहे हो, सनलाइट से जो आ रही है लाइट रेडिएशन। ठीक है, शुड आल्सो एग्जिबिट, ठीक है, ये भी दिखा सकती हैं, दिखाना चाहती हैं ड्वेल बिहेवियर, दैट इज, क्या है ड्वेल बिहेवियर मतलब, कोई पूछे ड्वेल बिहेवियर क्या है, दैट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। कोई पूछे ड्वेल बिहेवियर क्या है तो क्या बताओगे कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज को ड्वेल बिहेवियर ऑफ जो है मैटर बोलते हैं। तो ये जो है फ्रांस के साइंटिस्ट थे, ये जो है फ्रांस के लेकिन फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। तो फ्रांसीसी फिजिक्स साइंटिस्ट डी ब्रॉगली इन 1924 में उन्होंने बताया कि जो रेडिएशंस हैं वो रेडिएशंस में दो व्यवहार होता है, उनको दो व्यवहार करना चाहिए। कैसे, अर्थात जो मटेरियल हैं उनमें वेव नेचर और जो है पार्टिकल नेचर, दोनों तरह के प्रॉपर्टी होने चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि जिस तरह फोटान का, फोटान समझ रहे हैं ना, फोटान जो एच न्यू या क्वांटा, ओके, तो वही एच न्यू, क्वांटा, फोटान बताया ही है मैंने पिछले वीडियो में। तो उसी तरह से इनमें जो है मोमेंटम और इनके अंदर जो है वेव दोनों होते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में भी वो सब मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि आल्सो एग्जिबिट ड्वेल बिहेवियर दैट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। दिस मीन्स दैट जस्ट एज फोटान हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। फोटान के पास मोमेंटम जो होता है वो P = mv होता है। ये फार्मूला आपको पता है ना,
ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं तो p इक्वल टू होता है mb, ठीक है। तो ये मोमेंटम है, p इक्वल टू mb। तो should also this means that just as photon has momentum as well as wavelength lambda, electron should also have momentum as well as wavelength। इलेक्ट्रॉन के पास भी जैसे फोटॉन का आपने देखा कि जो है उसके पास वेवलेंथ और जो है मोमेंटम दोनों है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के पास भी मोमेंटम और वेवलेंथ दोनों है। डी ब्रॉगली फ्रॉम दिस एनालॉजी, मतलब इस समानता को लेकर के, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन दोनों की समानता को लेकर के, गेव द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ लैम्डा एंड मोमेंटम p ऑफ ए मटेरियल पार्टिकल। तो इस तरह से डी ब्रॉगली ने जो है इनकी समानता को लेकर के उन्होंने एक फिर रूल दिया। क्या दिया? लैम्डा इक्वल टू h अपान p, लैम्डा इक्वल टू h अपान mv। कहाँ से आया? लैम्डा इक्वल टू h प्लांक कांस्टेंट और ये p मोमेंटम, ये हो गया इक्वेशन। अब आप जानते हो p इक्वल टू mv होता है, तो लैम्डा इक्वल h अपान mv, ये हो गया। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप दिया उन्होंने। तो लैम्डा इक्वल टू तो ये जो है देख नहीं पाए थे थोड़ा सा, ये सारी लाइंस हैं, इसको देख लीजिए। उसके बाद में ये फार्मूला है लैम्डा इक्वल टू h अपान mb इक्वल टू h अपान p। यहां तक हो गया। लैम्डा इक्वल टू h अपान mb इक्वल h अपान p, where m is the mass of the particle, v its velocity and p its momentum. De Broglie's prediction was confirmed experimentally when it was found that an electron beam undergoes diffraction। अगर इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्रैक्शन में करते हैं, ए फिनोमिनन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। तो ये डिफ्रैक्शन और एक और है क्या? इंटरफियरेंस। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस जो है ये वेव की प्रॉपर्टी है। डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस वेव की प्रॉपर्टी है, ओके। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सभी पार्टिकल का नेचर है। तो यहां पर आप देखें डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस, आपको पता है कि ये वेव नेचर है। तो ए फिनोमिनन मीन्स प्रोसेस, ए फिनोमिनन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। ये जो है प्रोसेस डिफ्रैक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव है। दिस फैक्ट हैज बीन पुट टू यूज इन मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस फैक्ट का यूज करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया गया। तो आपको ये पता है कि m जो है वो इसके पार्टिकल का मास है, v उसका वेलोसिटी है और p उसका मोमेंटम है। डी ब्रॉगली के इन विचारों की पुष्टि प्रयोगों द्वारा तब हुई जब ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का जो है रेज है, सारे इलेक्ट्रॉन की जो झुंड है, जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है, में ये देखा गया कि उनमें विवर्तन जो है डिफ्रैक्शन, ये इनमें जो है डिफ्रैक्शन देखा गया। ये जो है डिफ्रैक्शन ये वेव का नेचर होता है। तो जब उनमें डिफ्रैक्शन देखा गया जो वेव का नेचर है, इस प्रिंसिपल के आधार पर इलेक्ट्रॉन जो है माइक्रोस्कोप की रचना की गई, जो इलेक्ट्रॉन के वेव जैसे व्यवहार पर उसी प्रकार आधारित थी जिस प्रकार जो है लाइट माइक्रोस्कोप की जो है रचना प्रकाश के वेव नेचर के आधार पर की गई। तो
मॉडर्न साइंटिस्ट द्वारा जो खोज किया गया उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक महत्वपूर्ण जो है कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या कर सकता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें किसी भी कितना भी छोटा हो, बहुत ही सूक्ष्म, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज जो बहुत छोटे होते हैं, तो इनको इतने छोटे को वो क्या कर सकता है, 150 लाख गुना बड़ा करके उसमें देखा जा सकता है। तो कितना फायदा इससे लिया गया। ठीक है, तो जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि सारे मटेरियल में जो है ये नेचर होता है, तो अभी आपको ये पता चलेगा कि तो फिर वो दिखता क्यों नहीं है। तो ये जो है ध्यान देने योग्य बात है कि जो डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक जो है मूवमेंट करने वाले जो है मटेरियल में वेव का नेचर होता है। साधारण जो हमारे आसपास चीज़ें हैं का मास जो है आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उनमें जो इनके साथ वेवलेंथ है वो इतनी कम होती है कि उनके वेव जैसे गुणों का पता नहीं चल पाता है। परंतु इलेक्ट्रॉन और अन्य जो सब एटॉमिक पार्टिकल है जिनका मास बहुत कम होता है, तो इससे संबंधित जो है इनके वेवलेंथ को प्रयोगों द्वारा पहचाना जा सकता है। तो इस तरह से हम जो है इसमें देखेंगे। तो दिस फैक्ट हैज बीन पुट टू यूज इन मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किस बात को लेकर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया? यही कि इलेक्ट्रॉन बीम में जो है डिफ्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम में डिफ्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन बीम में डिफ्रैक्शन ये किसका नेचर है? ये वेव का नेचर है। तो इसी पॉइंट को लेकर के जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन किया गया। व्हिच इज बेस्ड ऑन द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किस पर जो है बेस्ड था? वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वेव लाइक बिहेवियर पर जो है डिपेंड था। जस्ट एज एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, जो हमारे जो है आसपास में माइक्रोस्कोप है, साधारण माइक्रोस्कोप, तो उसमें आप देखते हैं लाइट पड़ती है तो वो चीज़ों को दिखाता है। तो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट एज एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यूटिलाइजेज द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो उस पर जो है अगर आप लोगों को याद होगा तो कभी अगर जो है माइक्रोस्कोप यूज किए होंगे लैब वगैरह में, तो उसको हम लोग लाइट की ओर जो है किए रहते हैं। उसके नीचे एक शीशा लगा रहता है, तो उसको घुमा करके लाइट को उस पर एडजस्ट करते हैं। तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन इसमें ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में यूटिलाइजेज द वेव नेचर ऑफ लाइट। उसमें जो है लाइट के वेव नेचर का उपयोग किया जाता है। तो उसी आधार पर ये जो है जबरदस्त माइक्रोस्कोप, अच्छा माइक्रोस्कोप बनाने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन के इस वेव नेचर का सहारा लिया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना दिया। तो एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ए पावरफुल टूल इन मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ जाने से हमारे साइंटिफिक रिसर्च को बहुत ही ताकत मिली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही हम लोगों को इन छोटी चीज़ों के बारे में विशेष नॉलेज देता है। तो एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ए पावरफुल टूल इन मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च बिकॉज इट अचीव्स ए मैग्निफिकेशन ऑफ अबाउट 15 मिलियन टाइम। 15 मिलियन टाइम्स जो है ये चीज़ों को बड़ा कर सकता है। जैसे आप एक मतलब ऐसा एग्जाम्पल देते हैं आपको तो समझने के लिए कि जैसे आप खड़े हुए हैं तो आपका जो है 15 मिलियन आपके ऊपर आदमी और खड़े हो जाएं तो आप कितने लंबे हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, ये चीज़ों को 15 मिलियन टाइम ये उसको बड़ा कर देता। तो कितना बड़ा हो गया उसको आसानी से फिर देख लिया जाता है। तो इट नीड्स टू बी नोटेड दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली के अनुसार ये बात भी ध्यान देने योग्य है क्या कि एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज ए वेव कैरेक्टर। जिसमें सारे ऑब्जेक्ट जितने भी हों जिसमें मोशन है सब में वेव कैरेक्टर होगा, ये उन्होंने बताया था। तो हैज ए वेव कैरेक्टर। तो द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सो शॉर्ट। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स आर सो शॉर्ट। लेकिन जो इनकी वेवलेंथ होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मास, क्योंकि उनका मास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप जानते हो इनके इक्वेशन से लैम्डा इक्वल h/mv तो होता है।
तो यम ज़्यादा होगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फार्मूले से देखिए लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी। तो यम और लैम्डा दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आप देख रहे हो मास बढ़ रहा है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। तो वही चीज है, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सो शॉर्ट। क्यों, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ दियर लार्ज मास, मास बहुत ज्यादा होता है। दैट दियर वेव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड, तो इसीलिए इसकी वेव प्रॉपर्टी ना के बराबर डिटेक्ट ही नहीं होती है। तो इसीलिए ये चीजों में आप नहीं जान पाते हो। तो अब ये बात जो है आप कैसे पता लगाते, तो ये पता लगा के बताया गया आपको, आसानी हुई आपको समझने में। द वेव लेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल। अब ये इलेक्ट्रॉन की बात करो तो बहुत छोटा है। दूसरे, अच्छा, इलेक्ट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। देखो एटम हो गया, अब एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलते हैं, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, सब एटम। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, ये सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल विथ वेरी स्मॉल कैन हाउएवर बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली। तो जो है इनके बारे में अगर छोटे हैं तो हो सकता है, और बड़े होने की वजह से नहीं हो पाता। रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स प्रूव दीज पॉइंट्स क्वालिटेटिवली। तो इस तरह से इन रिजल्ट के आधार पर, इन पॉइंट्स के आधार पर कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम भी है, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो वो देखिए आप। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या बताया गया है। प्रॉब्लम 2.12, what will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kilogram moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन है। तो अब हमें लगाना है लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी से। तो अब हमें एच दिया हो ना दिया हो कोई बात नहीं, एच तो आप हमेशा याद रखिए यही रहेगा। क्या बताया मैंने, याद है नहीं याद है, 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक कांस्टेंट है, फिक्स है, हमेशा याद रखिए। और अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो ये ध्यान रखिए। तो एच हमारे पास है, तो क्या हमें यम मिल रहा है, हाँ मिल रहा है यम, बी भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एच आपको पता है और यम और बी क्वेश्चन में दिया है, तो रख के सॉल्व कर दिया जाएगा। तो लैम्डा इक्वल एच अपान एम बी, एच की वैल्यू ये हो गई और यम की वैल्यू जो दिया है क्वेश्चन में, वी की वैल्यू जो दिया है क्वेश्चन में, सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन था, कठिन नहीं है ये। प्रॉब्लम 2.13 में देखिए, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 किलोग्राम इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3.0 इंटू 10 का पावर माइनस 25 जूल। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ बताना है। तो इसमें जो है मास यम दिया हुआ है, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, लैम्डा निकालना है। ओके, तो इसमें देखिए क्या हम किस तरह से करेंगे। तो सिंस काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हो, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, पता है। तो सिंस काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ एम बी स्क्वायर, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं हम जो है बी निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हमको बी निकालना है। तो बी तो ऐसे डायरेक्ट मिलेगा नहीं, वी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर यहीं रहने दें। ओके, बी स्क्वायर यहीं रहने दें। तो ये यम और ये जो हाफ है ये जस्ट ऐसे हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो ये 2ke हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 2ke। ओके, और ये जो है यम कहाँ चला आएगा, ये ऐसे। तो यहां पर हो जाएगा 2ke अपान यम, ये ऐसे, ये नीचे हो जाएगा, इधर ये यम इसके नीचे हो जाएगा, तो 2ke अपान यम हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर है। अब ये, लेकिन ये फिर यहां बी, तो यहां बी स्क्वायर है। ओके,
तो इसको ऐसे क्लियर कर लीजिए कि के ई इक्वल हाफ एम बी स्क्वायर, ये आपको पता है। तो अब हम इसको 2 को ऊपर कर देंगे, नीचे है तो ये इधर आएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा, पलट जाएगा, तो 2 के ई हो गया। और नीचे इसके क्या मिल रहा है, 1 एम, 2 के ई अपान 1 एम। इस तरह से बुक में नहीं दिया है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया। 2 के ई अपान 1 एम हो जाएगा इक्वल, अब यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर कैसे हुआ। उसके बाद देखिए क्या किया गया, यहां से इसके ऊपर से स्क्वायर हटा दिए, तो इस साइड में क्या चला जाएगा, रूट। तो ये हो गया रूट, ये हो गया रूट 2 के ई अपान एम इक्वल वी। यहां से हट गया स्क्वायर, ये स्टेप क्लियर हो गया। अब देखिए v इक्वल 2 के ई अपान एम, वही चीज है, बस क्या किया गया कि ये जो रूट है, ये आप जानते होंगे कि रूट अगर लगा है तो ठीक है, और नहीं लगाना चाहते हैं तो जहां पर ये रूट हटा रहे हैं वहां 1/2 कर देंगे तो भी वही चीज रहेगा सेम। तो v इक्वल 2 के ई अपान एम, तो इसके ऊपर ये रूट के बजाय यहाँ हाफ कर लिख दिया गया, तो भी वो वही है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा जो मैथ के बच्चे हो जान ही गए होंगे पहले ही, केवल थोड़ा सा जो बाय वाले होते हैं उनको थोड़ी सी कठिनाई होती, इसलिए मैं ज़्यादा इस तरह से एक्सप्लेन किया। तो अब क्या करना है, अब ये फार्मूला मिल ही गया है, v इक्वल 2 के ई अपान एम, और इसके ऊपर हाफ, ये तो फार्मूला है, इसकी वैल्यू रख देते हैं बस। 2 का 2 हो गया, और इसका जो के ई है काइनेटिक एनर्जी ये दिया हुआ है, वो रख दिया गया यहाँ पर। ओके, उसके बाद यम मास, इसका मास जो है दिया हुआ है वो भी रख दिया गया, सॉल्व कर दिया गया, इतना आ गया। आप जानते हो लैम्डा इक्वल होता है एच अपान एम बी, तो लैम्डा इक्वल एच अपान एम बी, एच की वैल्यू पहले से पता है, यम आपको पहले से पता है, वी अभी मिल गया, रख दिया गया, लैम्डा निकल आया। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ये देखिए, इसमें कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटॉन विथ वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ दिया है लैम्डा, लैम्डा इक्वल 3.6 एंगस्ट्रॉम। इसको एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर दिया गया, 10⁻⁻10 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इक्वल वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब ये फोटॉन जितना तेज चलेगा वो लाइट की वेलोसिटी है, जो हम लोगों को पहले से पता है। तो यम इक्वल एच अपान लैम्डा वी। कैसे, लैम्डा इक्वल एच अपान एम बी होता है, लैम्डा इक्वल, ये लैम्डा यहाँ, लैम्डा इक्वल एच अपान एम बी होता है। चूंकि हमें यम निकालना है, लैम्डा पता है, लैम्डा नीचे कर दिए, यम को बाहर कर दिए, तो यम इक्वल एच अपान लैम्डा वी। तो एच की वैल्यू रख दिए, लैम्डा की रख दिए, वी की रख दिए, और सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब हम जो है अगला आपको अगले वीडियो में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताएंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दें। ओके, आपके कमेंट से हमको प्रेरणा मिलती है और हमें अच्छा लगता है। ठीक है, और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और आप खूब पढ़ें और अच्छे नंबर से पास हों। थैंक यू।